हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे और मेंस की प्रिपरेशन आपने जारी रखी होगी। जिनका भी क्लियर हुआ उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मेरी यही शुभकामना है कि वो दोबारा स्टार्ट करें। मतलब मेरी शुभकामना है उनके लिए कि वो दोबारा स्टार्ट करें। देखो, हमें जब भी फेल होते हैं ना, हम तो खुद से पूछना चाहिए क्या हमने 100% हमारा दिया था। जैसे कि यूपीएससी एक पूरा 1 ईयर देता है हमें प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए टाइम देते हैं। तो उस टाइम में हमने प्रॉपर स्टडी की है या नहीं की है, ये खुद से पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 100% नहीं दिया या फुल 1 ईयर हमने स्टडी नहीं की है, तो एक बार एक खुद को चांस देना चाहिए आपको। तो होप जिनका नहीं हुआ है डिमोरलाइज बिल्कुल ना हो, आगे बढ़े। बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ है, और वैसे भी ज़िंदगी हमारी जीने के लिए होती है, ना कि टेंशन लेने के लिए। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे खुद को कन्विंस करना है और आगे बढ़ना है। तो चलो, मैं आज की वीडियो बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। जो नए लोग होते हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं उनके लिए भी। मतलब जिन्होंने आज तक आंसर राइटिंग ही नहीं किया है उनके लिए मैं पॉलिटी की बताना चाहती हूँ। मैं खुद पॉलिटी में थोड़ी सी वीक हूँ, आंसर राइटिंग में, बट मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को बेहतर करूँ। तो आज यहाँ पे मैं एक टॉपर का आंसर आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी आंसर राइटिंग। तो मैं उनका दिखाऊंगी। ये इस साल के नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं। तो उनका है ये आंसर। तो मैं बिल्कुल यही क्वेश्चंस दिए थे मैंने आज, क्योंकि उनकी मुझे टेस्ट मिली थी विजन पे, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं और यहाँ पे दिखाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उनका स्टाइल जो था वो बहुत अच्छा लगता है। लिखने का स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि मतलब इस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मतलब जो इस साल जो आदित्य श्रीवास्तव सर हैं उनका भी हम आंसर राइटिंग देखेंगे। उनकी भी मैंने कुछ देखे हैं क्वेश्चंस, तो बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने भी। तो हम भी ट्राई करेंगे, इनसे सीखेंगे और हम खुद के स्टाइल में लिखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले तो मैं बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे लिखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो जैसे कि पॉलिटी हमारा जीएस पेपर 2 में आता है। तो पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद बॉडी आती है, उसके बाद कंक्लूजन आता है लास्ट में। तो यहाँ पे देखना यही है कि इंट्रोडक्शन में मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए पॉलिटी में। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पॉलिटी में लिखते टाइम पे वहाँ पे हमें स्टैटिक कंसेप्ट जो होती है उसी से स्टार्ट करना होता है। मैं एग्जांपल भी दूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे देख लेना। जैसे कि आर्टिकल के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो उसके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या कोई अमेंडमेंट्स हो, या कोई रिसेंट केस चल रही हो, या कोई पॉलिटी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आप मतलब उससे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि बॉडी में आपको प्रिपेयर क्या करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात है कमेटी के रिकमेंडेशन, जैसे कि यहाँ पे एआरसी कमेटी है, लॉ कमीशंस होता है, एनसीआरडब्ल्यूसी भी होता है। तो इनके जो और सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशंस, ये सारे कमीशंस होते हैं, इनके रिपोर्ट्स, इन्होंने क्या कहा है उस मुद्दे के मामले में या उस केस के सिलसिले में, तो वो हम वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, एडीआर रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो उनका कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट भी होता है तो उसका भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यूनेप है, फिर हमारा यूनेस्को है, इसके भी रिपोर्ट्स आते हैं। तो FAO है हमारा, तो उसके भी अगर रिपोर्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे नहीं बता रही मैं पॉलिटी में, बट ऐसे हमारी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं उनके भी रिपोर्ट्स का अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बॉडी। मतलब ये प्रिपेयर करना होता है हमें, करंट अफेयर से ये उठाना होता है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि फैक्टर्स, रीजंस हो या कोई डिस्प्यूट्स हो, तो वो हमें करंट अफेयर से उठाना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं रिलेटेड, प्रियम्बल्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, DPSP के
आर्टिकल्स हो या सेपरेशन ऑफ पावर का आर्टिकल हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं ये हमें पता होने ही होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ होता ही है आंसर राइटिंग। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जब आप लिखोगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये आर्टिकल तो यूज़ होने ही होने, तो आपको ये पता होने चाहिए। जुडिशरी से रिलेटेड, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस ये सब प्रिपेयर कर लेना। ये एक्चुअली ये मैंने नहीं, मुझे मेरे दोस्त ने शेयर की थी एक PDF, उसमें से ये मिला और ये मुझे बिल्कुल सही और रेलेवेंट लगा, तो मैंने सोचा कि यहीं पे आपको ये बता देती हूँ। वैसे भी मैं आंसर बताने वाली थी तो ये भी साथ में बता दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि देखो सबको बेनिफिट होना चाहिए और ख़ास करके जो मेहनती लोग हैं उनके लिए तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, और आज जिनका मैं बता रही हूँ यहाँ पे आंसर, मैंने हालांकि उन्होंने आंसर लिखा है बट वो मैंने अपने राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग में लिखा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल उन्हीं का है। ईशिता किशोर मैम जो है उन्हीं का मैंने यहाँ पे ये आंसर अपने हैंड राइटिंग में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन सुबह दे दिए थे शॉर्ट में यूट्यूब के, और टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो होप कि आपने देखा ही होगा। और जो प्लीज़ आप आंसर राइटिंग करा करो, यहाँ पे नहीं तो कहीं और पे तो करा करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मेंस के लिए नहीं। तो आपको चीज़ें आंसर लिखने से काफ़ी चीज़ें आपको याद रहती है और वो प्रीलिम्स में बेनिफिट करती है, तो आप प्लीज़ लिखते रहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा था मैंने, despite the constitutional division of powers, center-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with example. 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये विजन की उन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है और बिल्कुल उन्हीं का आंसर है। कोई चेंजेस मैंने इसमें नहीं किए हैं, बस मेरी हैंड राइटिंग है और कुछ नहीं है। बस ये लिखने का मोटिव यही था कि आपको बताना था कि मैं बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके आंसर राइटिंग का जो स्टाइल है, जिस तरह से इन्होंने आंसर लिखे हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बेसिक जो स्टैटिक्स है उसी को उठा के यहाँ पे उन्होंने कोट कर दिया है इंट्रोडक्शन में। जैसे कि फेडरल नेचर ऑफ इंडिया इज़ एग्जिबिटेड बाय आर्टिकल 1। मतलब क्या है आर्टिकल 1? इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो बाद में इतना ही इंट्रोडक्शन उन्होंने 2 या 2.5 लाइन में यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इन्होंने डिस्प्यूट बिटवीन दीज यूनिट्स इज़ कॉमन, मतलब ये जो डिस्प्यूट्स होता है तो ये कॉमन है, सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, ये कॉमन है इस तरह से। और वो उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, मैकेनिज़्म उसके बताया इन्होंने। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है, उसमें उन्होंने मैकेनिज़्म बताया कि कैसे एड्रेस करना चाहिए। तो ये इन्होंने बिल्कुल देखो जो स्टैटिक्स वाले आर्टिकल्स है या कमीशंस है, ये सेंटर स्टेट रिलेटेड कमीशंस है, आपको पता है ये सरकारी या पूंजी ये कमीशन पता ही है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये इन मैकेनिज़्म के थ्रू आप ये डिस्प्यूट जो है उसको एड्रेस कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 263 जो कि इंटर स्टेट काउंसिल है, जिसके द्वारा हम ये प्रॉब्लम जो भी होती है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 262 रिवर वाटर के जो भी डिस्प्यूट्स है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है। जोनल काउंसिल, देखो आप ये कितना सिंपली इन्होंने यहाँ पे लिखा है और कितना बढ़िया आंसर लग रहा है। तो हमें यही सीखना होता है कि कैसे सिंपल तरीके से हम आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे GST काउंसिल का भी बात इन्होंने की है। तो ये मैकेनिज़्म एड्रेस दिस इशू, इसीलिए इन्होंने ये मैकेनिज़्म यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने स्टेप, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस बोला गया है, तो ये भी देखो ना कीवर्ड्स को कैसे एड्रेस किया है इन्होंने। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर एड्रेस जो भी इश्यूज़ है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं वो यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया। क्योंकि वर्ड्स लिमिट होती है तो कितना कंसाइजली इन्होंने लिखा है, 150 वर्ड्स में लिखना है। और डिस्कस इनकी इस क्वेश्चन की पूर्ति भी करनी है, तो पूरा इन्होंने एकदम शॉर्ट कंसाइज वे में और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने आंसर।
यहाँ पे और नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल हैज़ नॉट कंटेन दिस एज, मतलब इसमें कंटेन नहीं है, ये जो डिस्प्यूट है ना वो 7th इसमें नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूनियन एंड रीजनल पार्टीज़ के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, उसकी वजह से जो निगोशिएशन होना चाहिए वो होता नहीं है। तो वो यहाँ पे एक काइंड ऑफ उन्होंने बताया है कि रीज़न क्या हो सकते हैं इसके पीछे के, जो कि ये 7th शेड्यूल जो है उसमें नहीं है, ये जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना चाहिए ना, जैसे कि हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीज़न जो होती है पावर की वो यहाँ पे कंटेन नहीं है, ये जो इशू है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से क्या होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने परफेक्टली लिखा है, वेस्ट बंगाल्स लैक ऑफ कोऑपरेशन इन तीस्ता निगोशिएशन, जो तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है उसका निगोशिएशन नहीं होता है क्योंकि कोऑपरेशन नहीं है आपस में, इसी वजह से। फिर आप ये देखो नेक्स्ट वाला, इन्होंने टोपोग्राफी क्रिएट डिस्प्यूट्स ऑफ रिवर शेयरिंग, क्या रीज़न है वही तो बता रही है यहाँ पे, टोपोग्राफी की वजह से हो सकता है या पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है गोदावरी जो है, बट सेंटर डज नॉट टेक स्टैंड, जो गोदावरी का प्रॉब्लम है, गोदावरी का भी वाटर डिस्प्यूट है, उसका भी जो है उसमें सेंटर जो है वो स्टैंड नहीं लेता है। थर्ड यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लिखा, एटलीस्ट 5 या 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने होते, तो इन्होंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। थर्ड देखो, फाइट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए डिमांड होती रहती है, जैसे कि अभी लद्दाख का कुछ चल रहा है, तो फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से ये फाइट चलती रहती है, जैसे कि बिहार इन फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बिल्कुल कोट किया है, हर देखो उन्होंने जो भी लिखा है पॉइंट उसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो इससे आपका स्कोरिंग बढ़ती है, मतलब मार्क्स अच्छे खासे मिल सकते हैं आपको, तो ये हमें सीखने वाली बात है यहाँ पे। और फेडरल एनक्रोचमेंट, जो फेडरल होता है उसका एनक्रोचमेंट भी होता है, ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे उन्होंने जीएसटी का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि जीएसटी में डिसीजन लेने के लिए कितनी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, 3/4, एंड सेंटर होल्ड्स कितना होल्ड करता है, सेंटर 2/3 वोट होल्ड करता है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा है, स्टेट के पास कम है। तो ये भी एक मतलब सेंटर ऊपर रहता है और स्टेट हमेशा लो बेचारा काइंड ऑफ ना, तो ये बताया यहाँ पे उन्होंने। और भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, क्रिएशन ऑफ, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्रिएशन ऑफ सीबीआई एनआईए चैलेंज बाय छत्तीसगढ़, ये जो सीबीआई और ये एनआईए होते हैं तो इसको चैलेंज किया था भाई छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उनके द्वारा। फिफ्थ यहाँ पे लिखा है इन्होंने सिक्योरिटी डिसीजंस, सिक्योरिटी के जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो इन्हांसिंग बीएसएफ एरिया इन पंजाब, ये जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और ये क्या करते हैं अपना एरिया बढ़ाते हैं स्टेट में, तो ये यहाँ पे भी डिस्प्यूट होने लगता है। अभी पंजाब में अभी भी चल रहा था लास्ट मतलब 2023 में शायद, तो ये भी एक प्रॉब्लम मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं होता है, मतलब डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट में। फिर अभी देखो 6, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज ड्यू टू डायस्पोरा, जो इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी सेंटर ही हैंडल करता है। एग्जाम्पल जैसे कि तमिल एलेमा जो है डिमांड इन श्रीलंका, वो अपना एरिया बनाने के लिए डिमांड कर रहा था, ये थोड़ा पुराना है एग्जाम्पल, आप गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है, देखो कंक्लूजन इन्होंने कितना शॉर्ट और कितना मतलब अच्छा कंक्लूजन इन्होंने लिखा है। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन एंश्योर, नीति आयोग ने क्या कहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन एंश्योर हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया फॉर इंडिया एट द 75, तो ये इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा है। तो बिल्कुल कंक्लूजन भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। तो इनका मुझे आंसर राइटिंग सच में बहुत अच्छा लगा, तो आप भी इस तरह से सीख सकते हो। इनकी ऑनलाइन कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। बस यहाँ पे ये होता है ना कि एक
प्रकाश डालने वाली बात होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हर साल टॉपर्स आते हैं, अलग अलग उनका भी स्टाइल होता है राइटिंग का, बट एक किसी का आप देखोगे आपको अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छा होगा तो अच्छा ही है। मुझे इनका सच में बहुत अच्छा लगा। और अनुदीप सर जो 2018 के बैच के हैं उनका भी बहुत अच्छा लगा था मुझे आंसर राइटिंग। तो आप भी किसी एक का देख सकते हो या और भी देख सकते हो, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने इन्हीं का दे रखा था। डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल। ये अभी भी न्यूज़ में है, तो इसका मतलब है इस साल के मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं एजुकेशन जो है अभी कंकरेंट लिस्ट में है ना, तो उसको स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए, इस वजह से वो न्यूज़ में था। तो इस साल भी उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब इस साल नहीं, पहले आया कि नहीं पता नहीं, बट ये तो टेस्ट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसके ऊपर एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स, तो ये 50 वर्ड्स में लिखना था, 150 वर्ड्स में, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कंसाइज वे में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना आप इनका। 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सिस of the constitution that envisage 3 list for smooth governance। तो इन्होंने बिल्कुल ये स्टैटिक्स वाला उठाया है स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसा ही लिखा है और यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताया है, जैसे कि फर्स्ट सेंटर या यूनियन लिस्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे सेकंड स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट लास्ट में थर्ड। तो यहाँ पे जो सेंट्रल वाली है वो मोर एटम्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट एटम्स, इसमें मोर जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में आते हैं। डिज़ायर्स यूनिफॉर्मिटी, मतलब इसका डिज़ायर मतलब इसका पूरा उद्देश्य क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, अपने कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाना, यही होता है। तो एग्जाम्पल इसके अंदर डिफेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो डिफेंस है, तो इसी के अंदर आता है। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट है, उसमें भी डिज़ायर डाइवर्सिटी, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो डाइवर्सिटी को डिज़ायर करते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस आते हैं स्टेट लिस्ट में, फिर एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में, तो ये सब आते हैं स्टेट लिस्ट में। और थर्ड कंकरेंट लिस्ट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट के अंडर, ये जो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो दोनों के हाथ में है, सेंटर और स्टेट के, तो ये भी यूनिफॉर्मिटी डिज़ायरेबल बट नॉट नेसेसरी नेसेसरी नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्यों रिविजिट करने की ज़रूरत है 7th शेड्यूल को, तो ये यहाँ पे हमें लिखना है। तो इन्होंने नीड टू यहाँ पे सब हेडिंग दे रखी है, नीड टू रिविजिट 7th शेड्यूल। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, सब हेडिंग कैसे डाली है, तो ये भी हमारे लिए सीखने वाली बात है। मतलब विधिन जो ये टाइम उनका फ्रेमवर्क होता है, टाइम फ्रेमवर्क, उसी के अंदर उन्होंने ये आंसर लिखा है, तो कैसे उसको एकदम एक्चुअल परफेक्ट वे में लिखा है, ये हमें नोटिस करने वाली यहाँ पे बात है। फर्स्ट यहाँ पे क्रिटिसिज्म एज अ क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर ड्यू टू सेंट्रल बायस, तो यहाँ पे एक सेंट्रल बायस है, इस वजह से भी रिविजिट करना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म होता है ना, तो ये वाली बात भी यहाँ पे बोली गई है। सेकंड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज हाफ, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रीज़न बताएं क्यों इसको मतलब ज़रूरी क्या क्यों है कि उसको रिविजिट करने की ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, सेकंड ARC ने भी ये बात बोली है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बट सेंटर रेफर्स टू डिवॉल्व टू स्टेट्स हु टर्न डोंट डिवॉल्व टू लोकल बॉडीज़, मतलब उनका सेंटर कहते हैं कि स्टेट को डिवॉल्व करना चाहिए और अभी स्टेट बोल रहा है कि वो लोकल बॉडीज़ को डिवॉल्व करना चाहिए, इस तरह से चलता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा है। सेकंड ARC का भी कैसे इन्होंने यूज़ यहाँ पे बॉडी में किया है। थर्ड है यहाँ पे इमर्जिंग नेचर ऑफ क्राइसिस रिक्वायर्स ऑन ग्राउंड एफर्ट्स इंक्रीज रोल ऑफ स्टेट्स, तो हेल्थ भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम इन कोविड क्राइसिस विद सेंट्रल मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर्स मोर एटोनॉमी, जैसे कि साइक्लोन अम्फान आया था, तो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। बस कहने का यही है कि देखो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लिखे ही लिखे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है और वो भी रेलेवेंट,
फोर्थ है सम एरियाज रिक्वायर राइज इन रोल ऑफ सेंटर। कुछ एरिया है उसमें सेंटर का रोल ज़रूरी है, ऐसे बोला है। जैसे कि नेशनल मिनिमम वेजेस है, लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं विदाउट बॉर्डर्स, एग्जांपल जैसे कि डिजिटल को कोई बॉर्डर नहीं होती ना, तो ये इस एरिया में सेंटर का रोल बहुत अच्छा होना चाहिए और उसको बढ़ाना भी चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्शन अगर देखा जाए तो इज़ स्टैग्नेटेड बट कन्फ्यूजन। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा आता है, मार्केट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे लिखा है इन्होंने सेटअप कमेटी फॉर रिविजिटिंग। तो यहाँ पे एक कमेटी जो रिविजिट करे 7th शेड्यूल को, तो उसको सेटअप करना चाहिए। और रेफर रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन, अगर लॉ कमीशन ने, सेकंड ARC ने या NCRWC ने कभी रिकमेंड किया होगा इसके बारे में, तो उसको एक बार रेफ़र करना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है दिस कैन फॉस्टर अ फेडरल बैलेंस एज हेल्ड इन SR बोमई केस। देखो इन्होंने केस को भी कंक्लूजन में कैसे बताया है, एकदम बैलेंस वे में। और कितनी लाइन लिखी है, सिर्फ 1.5 लाइन लिखी है इन्होंने। तो इस तरह से हमें कंक्लूजन लिखना होता है। इनका पूरा आंसर राइटिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा ही लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ आंसर राइटिंग करते रहिए, मैं क्वेश्चंस देती रहती हूँ डेली, और उसको लिख के आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, आपको चेक करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा ये आपको क्वेश्चन दिखाने का मोटिव यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये वर्ड्स देखो, ये वर्ड्स इन्होंने कैसे, मतलब कैसे इसको पूरी तरह से फुलफ़िल किया है अपने आंसर में। तो बस यही सीखने वाली बात है। और आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगी इनकी GS2 की जो कॉपी है, आंसर कॉपी, तो वो मिल जाएगी, और ख़ुद से भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। और प्लीज़ लिखते रहिए, लिखने से एक तो आपकी मेंस भी बेहतर होगी और प्रीलिम्स निकलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।